कि जो भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे उसको ये कह दो कि ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी ताकतों के इशारे पे काम कर रहे हैं, इनको चीन से और पाकिस्तान से फंडिंग होने लग रही है। मैं तो ये कहता हूं कि 12 साल से अगर इतनी कमजोर और नाकारा सरकार है कि कुर्सी पे उनके बैठे होने के बावजूद चीन और पाकिस्तान हमारे देश में फंडिंग कर देता है, तो ऐसी सरकार को उतर जाना चाहिए। चीन और पाकिस्तान हमारे देश में प्रोटेस्ट करवाने लग रहा है, तो फिर हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? जैसे आज के अखबार की मैंने हेडिंग पढ़ी थी इस प्रोटेस्ट को लेकर के, प्रोटेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, प्रदर्शन कहूंगा, ड्रामा था इनका। तो इसमें उन्होंने लिख रखा था कि कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक होया करते, यानी कि ये एक तरह से अप्रूवल चाहते हैं जनता से कि कांग्रेस अगर पेपर लीक करा करती तो हमें भी पेपर लीक करने की आजादी चाहिए। वो भी आजादी मांग रहे हैं, वो भी फ्रीडम चाहिए उनको कंसेंट चाहिए पब्लिक की, हम भी कर लें। उनका कहने का भाव ये है कि भाई आप अगर कांग्रेस पेपर लीक करा करती तो हमें भी एक तरह की पावर या शक्तियां मिल गई हैं कि हम भी पेपर लीक करते रहें। हरियाणा को देख लो, आप रोहतक में बैठे हैं, अपने हरियाणा में दिसंबर से बच्चे अनशन उस पे धरने पे बैठे हैं पंचकुला में, HPSC सिलेक्शन के मुद्दे पर। पिछले 8 महीने से कोई सुनवाई नहीं है, और अगर सरकार ये कह रही कि हम एक्शन लेंगे, टीम गठित कर दी गई है, हम जांच कर रहे हैं, तो ये सब भ्रम में रखने वाली बातें हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि ये अव्यवस्था ऐसी ही बनी रहे, इस देश का बच्चा ऐसे ही बेरोजगारी झेलता रहे, इस देश का बच्चा ऐसे ही ये धार्मिक प्रोपगेंडाओं में फंसा रहे, या हिंदू मुसलमान की या जाट ब्राह्मण की जो टुच्ची राजनीति है इसमें उलझ करके खड़ा रहे और तुम अपना सत्ता का सुख भोगते रहो। एक समय होया करता हमारे देश में, अगर रेल का एक्सीडेंट हो जाया करता तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते जी। मतलब इसको एक जिम्मेवारी मानो। विदेशों में भी अगर आप जाओगे तो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं अपने लोगों को, वो दिखाते हैं कि हाँ हमारी जवाबदेही है, या हमसे कहाँ चूक रही, या हमसे कहाँ लापरवाही हुई। अपने यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ कुछ होता रहो। यहाँ 1.5 साल तक तो लाखों किसान बॉर्डर के ऊपर पड़े रहे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनसे बात करी जाए, उनको बुलाया जाए कि आप गुस्सा क्यों हो। परिवार में वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो चलो बच्चे हैं, किसान तो बच्चे भी नहीं थे। बिल्कुल। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून लेकर के आए, कानून लेकर के आए, बता भी तो दो उनको, समझा भी तो दो उनको, कन्विंस तो कर लो। बिल्कुल, उनके दिमाग में डाल तो दो कि आप किस रूप में अच्छा लेकर के आए हो। लेकिन और फिर सेकंड बात ये आती है कि जब वो किसानों को अच्छा लग ही नहीं रहा, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो। किसान जब कोई मांग आपके दरवाजे पे लेकर के आता तो आप सुना ही नहीं करते। अब बिना मांगे आपने उनके लिए कानून बना करके कैसे दे दिए। इतना बड़ा दिल, इतना उदार हृदय आपने कहां से दिखाया। तो 1.5 साल तक जो किसान बुजुर्ग सैकड़ों की संख्या में जो शहीद हुए, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं आया। उल्टा उनको ब्लेम कर दिया गया कि ये इनको फंडिंग हो रही है चीन से, पाकिस्तान से। नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुमित मकड़ोली जी, जो आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो उस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सुमित जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ भाई, और आपके जितने दर्शक साथी डिजिटल भूमि के आपके और मेरे साथ जुड़े हैं जी, उन तक भी मेरी राम राम नमस्कार पहुँचे। अच्छा सुमित जी, सबसे पहले आप अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं, किस प्रकार के परिवार से आप संबंध रखते हैं। मेरा गांव मकड़ौली है, जैसा आप मेरे नाम में देखते होंगे सोशल मीडिया पे मेरा जो हैंडल है, तो मकड़ौली मेरे गांव का नाम मेरे नाम में है। तो मकड़ौली गांव है। मैं खेती किसानी परिवार से आता हूँ। परिवार में माता है, पिता हैं, उनके अलावा हम 2 भाई हैं। और 2016 में जब पंचायती राज के चुनाव हुए थे तो उस दौरान गांव ने मेरे को गांव के सरपंच की जिम्मेवारी दी। 5 साल में 2016 से 2021 तक गांव का सरपंच रहा। अच्छा, बहुत जगह पे हम देखते हैं कि गांव का नाम लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं, क्या सोच है इस बात के पीछे, और आपकी पर्सनल क्या सोच है इसके पीछे? इसमें आदमी बहुत सारे गोत्र भी लगाते हैं जी अपना सरनेम, और गांव का नाम अपने नाम के साथ कनेक्ट करना एक तरह से अपनी पहचान, अपनी लोकलिटी की भी, अपने गांव की भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कहाँ से हूँ, और मेरा गांव मेरा प्राउड है।
जहाँ जन्म लिया है, वो मेरी पहचान है। तो और एक आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। जी। आप अब सुमित, जैसे मैं आर्य आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला हूँ, अगर आप सुमित आर्य को सर्च करेंगे तो आपको शायद हजारों सुमित आर्य मिल जाएंगे। मेरा सरनेम पुनिया है, हमारा गोत्र पुनिया है जी। अगर मैं सुमित पुनिया लिखूं तो आपको सुमित पुनिया भी हजारों लाखों मिल जाएंगे। लेकिन आप सुमित मकड़ौली अगर सर्च करोगे तो आपको सुमित मकड़ौली कोई नहीं मिलेगा। जी। तो ये आपका गांव आपके लिए प्राउड के रूप में भी आप अपने गांव के साथ आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं, उससे कनेक्ट होकर के रहते हैं, और वो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी भी देता है। अच्छा सुमित जी, आप सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं आप समाज के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। तो अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जी। और डेमोक्रेसी, हमारे भारत का संविधान हर आदमी को राइट देता है कि वो मौके की सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर सके, अपनी मांग उठा सके, धरना प्रदर्शन कर सके, जलसा जुलूस निकाल सके। तो अगर छात्रों को लगा कि भाई सरकार किन्हीं चीज़ों को लेकर के गंभीर नहीं है या लापरवाही सरकार की तरफ से है, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा नीट के पेपर के लीक का है। नीट का पेपर अकेला नहीं है मुद्दा जो देश में पहली बार लीक हुआ हो, पेपर इससे पहले भी बहुत सारे लीक होते रहे हैं, और हमारा सिस्टम कमज़ोर और लचर है। तो वो वैक्यूम बढ़ते 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 इतना बड़ा वैक्यूम हो गया कि कभी तो गुस्सा फूटेगा ही। जी। अब युवाओं का गुस्सा अगर फूटा है तो उस मांग में गलत तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उनका राइट भी है, और वो एक रेलेवेंट मुद्दे को लेकर के अपना प्रोटेस्ट, अपनी मांग रख रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं तो इस एंगल से देखता हूँ। सुमित जी, शिक्षा मूलभूत अधिकार है, और जो छात्रों की मांग है उसकी जगह उन्हें लाठी डंडे देना कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जंतर मंतर को आधिकारिक तौर पर ये डिक्लेयर कर रखा है कि भाई ये प्रोटेस्ट करने के लिए आप ऑफिशियल यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सको, वो वहाँ प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, और वो डंडे मारने की, लाठी चार्ज करने की नौबत आई क्यों? 3 दिन पहले लाठी चार्ज किया, छात्र 3 दिन पहले आके थोड़ी बैठे हैं, वो तो इसके ऊपर तो महीनों से बात चल रही है, आवाज़ उठ रही है। जब एक देश में आवाज़ उठी कि पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को रन करने वाले अलग अलग टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन्होंने जब आवाज़ उठाई, उल्टा उनको ब्लेम किया गया। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों ने उनको 2 कौड़ी के अध्यापक कहा। मतलब काफ़ी समय से गुस्सा तैयार होता आने लग रहा था देश में। तो जब उसके ऊपर कोई बात करेगा ही नहीं तो गुस्सा एक बार तो आगे फूटेगा ही। जी। आप ये लाठीचार्ज करने की नौबत आने ही क्यों दी? ये जिम्मेवारी किसकी बनती है कि देश में गुस्सा इकट्ठा होने लग रहा है, लोग इस पे बात करना चाहते हैं? अकाउंटेबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई देश में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर इस देश में किसी को कोई आपत्ति है, तो वो सुनवाई हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार तानाशाह होती जा रही है? तानाशाह होती नहीं जा रही, तानाशाह हो चुकी है, और इसको काफ़ी समय हो गया। मैं ये नहीं अकेला ये कहूँगा कि अकेली भाजपा सरकार से पहले भी जो सरकारें रही हैं उनका भी रवैया तानाशाही भरा ही था। आपको याद होगा कि सीबीआई को उस टाइम पे बीजेपी सरकार ये क्या करती कि कांग्रेस सरकार सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है। यानी कि सरकारी जो संस्थान थे जिनकी भाई जो सरकार के इशारे से चलते हैं, उनका दुरुपयोग करा गया। और वही चीज़ आते आते भाजपा एक टाइम कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया करती। आज भाजपा जब सत्ता में आई तो भाजपा भी उसी पैटर्न को, उसी तरीके को फॉलो कर रही है। ईडी सीबीआई सेम वही की वही हैं, बल्कि भाजपा ने तो और एक इस चरम को छू दिया। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वह आज अपने लोगों को खबर अपडेट नहीं देता, वो डिसीजन देता है, और वो टोटली बायस्ड हो चुका है, और उनकी हर खबर, हर फोकस सरकार को डिफेंस करने के लिए होती है। लेकिन सरकार का कहना है कि नीट पेपर लीकेज के खिलाफ जो है, लीक के खिलाफ हमने टीम भी गठित कर रखी है। दूसरा, सख्त से सख्त पीएम मोदी ने भी कहा कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। और
कहीं ना कहीं समयबद्ध तरीके से और विद्यार्थियों के फेवर में हम सोच रहे हैं, इसीलिए पुनर्शिक्षा भी कराई गई। अपने हरियाणा में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है जी। उनके बोलने का स्लैंग, उनकी टोन, उनकी भाषा से आप देखना वो आदमी कहीं से किसी भी एंगल से आपको शिक्षा मंत्री लगता हो तो बताना। ठीक है, सही धर्मेंद्र प्रधान की बात है, जब आपने अनपढ़ और गवार और खेतड़ आदमी शिक्षा मंत्री बना रखे हैं तो इस सरकार से क्या उम्मीद ये रखी जाएगी कि वो कोई एक्शन लेंगे या इस पे कोई काम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान की खुद की बेटी विदेश में पढ़ती है और वो इस देश का शिक्षा मंत्री है। ये अगर इस ढंग से हम ये उम्मीद रख के बैठे रहेंगे कि ये सरकार हमारे लिए इन बच्चों की मांगों के ऊपर कोई एक्शन लेगी, तो मेरे को लगता नहीं। ये अपने आप को धोखे में रखना है। और अगर सरकार ये कह रही कि हम एक्शन लेंगे, टीम गठित कर दी गई है, हम जांच कर रहे हैं, तो ये सब भ्रम में रखने वाली बातें हैं। हरियाणा को देख लो, आप रोहतक में बैठे हैं, अपने हरियाणा में दिसंबर से बच्चे अनशन उस पर धरने पे बैठे हैं पंचकुला में HPSC सिलेक्शन के मुद्दे पर। पिछले 8 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। पूरी सर्दी चली गई, भयंकर गर्मी उन्होंने झेल ली है, बीच में उनके टेंट तक उखाड़ दिए थे जी। तो कोई मतलब आप ये देखो कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है कि हमारे प्रदेश के CM भी वहीं रहते हैं थोड़ी दूरी पे, और 8 महीने से बच्चे धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हो? अगर परिवार में बच्चा नाराज, अपने खुद के घर में कोई छोटा बच्चा नाराज है, अगर वो जिद करता है, उसके दांत खराब है या उसके बावजूद वो चॉकलेट की डिमांड कर रहा है, तो हम उसको कन्विंस तो करते होंगे, उसको मैनेज तो करते होंगे, हम उसको मनाते तो होंगे, हम उसको आश्वासन तो कुछ न कुछ देते ही होंगे, या हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ कहने को पूरे देश को एक यूनिट, एक परिवार मानने का जो ढकोसला बनाते हैं और दिखाते हैं, ये सारा का सारा झूठा ये भ्रम है। हकीकत में किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। सब सत्ता को भोगने के लिए सत्ता में बैठते हैं और उसके बाद देश में आम जन या आम जनमानस को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, उससे किसी को कोई वास्ता नहीं। तो आपके हिसाब से सरकार के कानों तक आवाज कैसे पहुंचे कि वो क्या एक्शन करें? कानों तक आवाज़ तो पहुंच ही रही है। एक्शन करें? एक्शन नहीं, अपना काम है आवाज पहुंचाना। जी। आप बोली तो उसको हो, ये बापा दोनों पॉडकास्ट में बैठे टॉक करने लग रहे हैं। अब ये आवाज भी कहीं ना कहीं तक तो जाएगी जी। ऐसे दुनिया जहान के लोग पॉडकास्ट करने लग रहे हैं, दुनिया जहान के लोग कंटेंट बनाने लग रहे हैं, दुनिया जहान के लोग सरकारों को कोस रहे हैं। आवाज और फीडबैक तो जाता ही है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि रील बना के मेरा जो मजाक उड़ाया जाने लग रहा है, नोटिस तो करते हैं वो, बात तो उनके कानों तक जा रही है, लेकिन उनकी वो क्या कहते हैं, आप इच्छा शक्ति नहीं है या वो चाहते नहीं है। उनका एम, उनका मोटो ये है ही नहीं कि इसके ऊपर काम हो, या इसको इस दूसरे एंगल से आप अगर देखोगे तो शायद वो ये चाहते हैं कि ये अव्यवस्था ऐसी ही बनी रहे, इस देश का बच्चा ऐसे ही बेरोजगारी झेलता रहे, इस देश का बच्चा ऐसे ही ये धार्मिक प्रोपगेंडाओं में फंसा रहे, या हिंदू मुसलमान की या जाट ब्राह्मण की जो टुच्ची राजनीति है इसमें उलझ करके खड़ा रहे और तुम अपना सत्ता का सुख भोगते रहो। अच्छा सुमित जी, आपने भी एक बात बोली कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन करा करती थी जब विपक्ष में थी, लेकिन कल रोहतक में एक अलग सी चीज देखने को मिली कि बीजेपी खुद पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है शहर में। रोहतक में तो एक बहुत मतलब इसको और थोड़ा आगे आप अगर बढ़ाओगे, इसमें गहराई तक जाओगे तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, राज्यसभा सांसद वो मेरे ख्याल से रामचंद्र जांगड़ा जी, और मौके पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्चना गुप्ता, फिर उसके अलावा पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष और भी राज्यसभा के लिए जिन्होंने दावा ठोक रखा था, सतीश नांदल जैसे लोग, मौके पे जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, मौके पे जो निगम पार्षद हैं दुनिया जान के, रोहतक के मोस्टली वहाँ पे थे मौजूद, उसके अलावा ब्लॉक के चेयरमैन है पंचायती राज के, तो ऐसे मतलब चेहरे वहाँ पे मौजूद थे और वो सब इकट्ठा होकर के मतलब कि प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और हंसी की बात तो ये है कि वो सारे के सारे मौके पे खुद एक जिम्मेवार पदों पे बैठे हैं जी, और प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? विपक्ष के खिलाफ। सत्ता में खुद बैठे, प्रदर्शन विपक्ष के खिलाफ है। इन्होंने एक नया कल्चर ये ले आए
कि लोगों की नज़र में उनको बदनाम करे रहो, कांग्रेस के नाम पे ही सारी चीज़ें करते रहो, कांग्रेस को ही ब्लेम कर दो। देश में जितनी भी अव्यवस्था, अराजकता, जितनी विसंगतियां हैं, लो उठा करके कांग्रेस का नाम। जैसे आज के अखबार की मैंने हेडिंग देखी, पढ़ी थी इस प्रोटेस्ट को लेकर के, प्रोटेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, प्रदर्शन कहूंगा, ड्रामा था इनका। तो इसमें उन्होंने लिख रखा था कि कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक होया करते, यानी कि ये एक तरह से अप्रूवल चाहते हैं जनता से कि कांग्रेस अगर पेपर लीक करा करती तो हमें भी पेपर लीक करने की आज़ादी चाहिए। वो भी आज़ादी मांग रहे हैं, वो भी फ्रीडम चाहिए उनको, उनको कंसेंट चाहिए पब्लिक की, हम भी कर लें। उनका कहने का भाव ये है कि भाई आप अगर कांग्रेस पेपर लीक करा करती तो हमें भी एक तरह की पावर या शक्तियां मिल गई हैं कि हम भी पेपर लीक करते रहें। जबकि देखा जाए तो 12 साल सत्ता भोगने के बाद आप देश में सिस्टम ठीक ठाक नहीं कर पाए हो, आप देश में रोड के ऊपर गड्ढे ठीक नहीं कर पाए हो, आपके स्कूलों के लेंटर पड़ के बच्चे दब के मर जाते हैं, आपके हरियाणा में, अपने हरियाणा की अगर बात कर लो, सरकारी स्कूल बंद होते जाने लग रहे हैं, दारू के ठेके बढ़ते जाने लग रहे हैं, और आप ब्लेम किसको करते हो? आप ब्लेम करते हो कांग्रेस को। आप प्रदर्शन कर रहे हो विपक्ष के खिलाफ, और मैं तो इसको मुर्दा विपक्ष कहूंगा कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो सत्ता पक्ष कर रहा है, उनकी लापरवाही, उनकी नाकामियों की वजह से। और अगर विपक्ष रोड के ऊपर होता तो जवाब देना पड़ता सत्ता पक्ष को। विपक्ष की कमजोरी के कारण, विपक्ष कमजोर है, खोट में है, सत्ता सुख उन्होंने भी भोग रखे हैं, उन्होंने भी दुनिया जान का पैसा, एसेट्स, ये इस तरह की चीजें मक्कारी के साथ या करप्शन के साथ अपनी इकट्ठा कर रखी हैं, उनके मुंह से जुबान नहीं निकलती, तो उसी का खामियाजा पूरा देश भुगतने लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब 12 सालों बाद मेरे को मतलब आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस थोड़ी बहुत जागी है, मतलब अब छात्रों के प्रदर्शन के अंदर एक्टिवली नहीं जागी। नहीं ब्रदर, मेरे को नहीं पता कि आप किस एंगल से कह रहे हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मैं पिछले 5 साल में मैं उनको ठीक से अच्छे से नोटिस करता हूँ, देखता हूँ, और राहुल गांधी को जितना बदनाम कराया गया है, मैं नहीं मानता कि वो आदमी मतलब कि उस मतलब बहुत वो लीजेंड बंदा है। लेकिन पहली बार मेरा गुस्सा कह लो, मेरी नाराजगी कह लो, मेरी आपत्ति कह लो कि संसद भवन के अंदर माइक उसके आगे अड़ाया गया कि आप सीजेपी या प्रोटेस्ट के बारे में, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज जो है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो वो नो कमेंट्स कह के निकल गए, और वो विपक्ष में है, और वो विपक्ष के प्रमुख मेन चेहरे हैं देश में। वहां उस व्यक्ति का नो कमेंट्स कहना एक तरह से ये था कि जैसे कि उसकी कोई जिम्मेवारी, दायित्व बनता ही नहीं है। वो कम से कम ये कह देता कि हाँ भाई, छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो बिना नो कमेंट्स कह कर निकल गए। पता नहीं किसने उनको ये पाठ पढ़ा दिया शायद कि अगर ये सीजेपी, आम आदमी पार्टी की तरह सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है और इसका ग्राफ अगर बढ़ता है तो इसका नुकसान शायद थारे को होगा। वो मेरे ख्याल से अपने जमा घटा गुणा भाग में घुस गए और उनके दिमाग में किसी ने बात प्लांट कर रखी थी। तो कांग्रेस से जागी है जो आप बात कह रहे थे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस जागी। अच्छा, आज़ादी के बाद शायद पहली बार हुआ कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को इस तरीके से खींचा गया रोड पे या इस तरीके से गिरफ्तारी की गई उनकी। हाँ, वो तब आए जब उनको देखा कि ये देश में आक्रोश और गुस्सा बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीम लेवल तक चला गया है, और ये यूथ पूरे देश के हर कोने में, जैसे आपने कल रोहतक के उसमें देखा होगा बीजेपी वालों के प्रदर्शनकारियों के इसमें, तो एक लड़की ने इनको जम के धोया, आग बबूला होगी ऑटो से उतर के। जो लड़की ऑटो में ट्रेवल करने लग रही है और वो उतर के सैकड़ों की संख्या में जो भाजपाई, जो इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षा हैं, उसके अलावा और भी ताकतवर हो जिनको भाई प्रमुख नेता, उनको खरी खोटी सुनाई, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि देश के यूथ में कितना आक्रोश है। इस आक्रोश की आहट, इस गुस्से की आहट जो राहुल गांधी तक पहुंची ना, कि वो इसको अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे, उसके बाद जाकर के वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं। बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, इसको आप ऐसा कह सकते हो, या उनकी मजबूरी कह लो कि वो उसको नजरअंदाज नहीं कर पाए। कई बार क्या होता है कि आप किसी को नजरअंदाज नहीं कर पाते, और अरे हो भी गया, ये मसला बहुत बड़ा है। जब इंटरनेशनल मीडिया इस पे प्रतिक्रिया देने लग रही है तो देश में विपक्ष का प्रमुख चेहरा इस पे नहीं बोलेगा, तो इसके लिए तो और भी बड़ी शर्म की बात है देश का। लेकिन वो इस प्रोटेस्ट के फेवर में आने में उन्होंने देरी करी है, मैं ये कह रहा हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इस इस्तीफे की मांग से आप कितने सहमत हैं?
एक समय हुआ करता हमारे देश में, अगर रेल का एक्सीडेंट हो जाया करता तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते। जी। मतलब इसको एक जिम्मेवारी मानो। विदेशों में भी अगर आप जाओगे तो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हैं। वो सेटिस्फाई करते हैं अपने लोगों को, वो दिखाते हैं कि हाँ हमारी जवाबदेही है, या हमसे कहाँ चूक रही, या हमसे कहाँ लापरवाही हुई। अपने यहाँ ये कोई है ही नहीं। यहाँ कुछ होता रहो, यहाँ 1.5 साल तक तो लाखों किसान बॉर्डर के ऊपर पड़े रहे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनसे बात करी जाए, उनसे उनको बुलाया जाए कि आप गुस्सा क्यों हो। परिवार में वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो चलो बच्चे हैं, किसान तो बच्चे भी नहीं थे। बिल्कुल। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून लेकर के आए, कानून लेकर के आए, बता भी तो दो उनको, समझा भी तो दो उनको, कन्विंस तो कर लो, बिल्कुल उनके दिमाग में डाल तो दो कि आप किस रूप में अच्छा लेकर के आए हो। लेकिन और फिर सेकंड बात ये आती है कि जब वो किसानों को अच्छा लग ही नहीं रहा, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो। किसान जब कोई मांग आपके दरवाजे पे लेकर के आता तो आप सुना ही नहीं करते। अब बिना मांगे आपने उनके लिए कानून बना करके कैसे दे दिए। इतना बड़ा दिल, इतना उदार हृदय आपने कहां से दिखाया। तो 1.5 साल तक जो किसान बुजुर्ग सैकड़ों की संख्या में जो शहीद हुए, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं आया। उल्टा उनको ब्लेम कर दिया गया कि ये इनको फंडिंग हो रही है चीन से, पाकिस्तान से। अपने देश में एक फॉर्मूला और भी आ गया अब इन्होंने, और खासकर भाजपा वालों ने ये फॉर्मूले का भाई वो किया है, खोज कर इजाद किया है कि जो भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे उसको ये कह दो कि ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी ताकतों के इशारे पे काम कर रहे हैं, इनको चीन से और पाकिस्तान से फंडिंग होने लग रही है। मैं तो ये कहता हूं कि 12 साल से अगर इतनी कमजोर और नाकारा सरकार है कि कुर्सी पे उनके बैठे होने के बावजूद चीन और पाकिस्तान हमारे देश में फंडिंग कर देता है, तो ऐसी सरकार को उतर जाना चाहिए। चीन और पाकिस्तान हमारे देश में प्रोटेस्ट करवाने लग रहा है तो फिर हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं। और वो अगर अलग अलग प्रोटेस्ट में कोई फंडिंग अगर हुई है तो फंडिंग ट्रैक करके डिस्प्ले भी तो करके दिखाओ, पब्लिश करो डाकड़े कि देखो किस नेटवर्क से किस किस बंदे को कैसे कैसे पैसा पहुंचा है। मैं कल इंस्टाग्राम पे देख रहा था 2 रील बहुत ज़्यादा मस्ट वायरल हो रखी है, 2 लड़कियों की, एक लड़का भी शायद, कि उनको किसी पीआर कंपनी की तरफ से ऑफर गया, मेल गई कि आप अगर इस प्रोटेस्ट के खिलाफ और सरकार के फेवर में अगर रील बनाते हो तो एक रील का, एक को ऑफर दे रखा 20,000 रुपये एक रील का, दूसरे को ऑफर दे रखा 30,000 रुपये रील का। ओके। 2 रील का ऑफर उनको दिया गया। तो फंडिंग तो ये है। और मैं अगर आप प्रोटेस्ट की अगर बात करो, एक बच्चे ने बहुत शानदार जवाब वहाँ पे दिया। पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो उसने कहा कि राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ था वहाँ से फंडिंग हो रही है। तो ये जो जनरेशन है जो प्रोटेस्ट करने लग रही है, ये ब्रॉड माइंड और क्रिएटिव माइंड जनरेशन है। इससे आप मुकाबला कर नहीं पाओगे, आप उनके एक सवाल का जवाब तक नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो बोगस नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, वो पीएचडी स्कॉलर हैं। अखिलेश यादव नाम का एक पीएचडी स्कॉलर, बहुत पढ़ा लिखा शख्स, मैंने उसकी एक वीडियो देखी जंतर मंतर की। लाठी चार्ज के बाद वहाँ जो जूतियाँ लड़कियों के, बच्चियों के पड़े हुए थे, वो उनको सबको इकट्ठा करने लग रहा था। वो ये कहने लग रहा था कि ये संघर्ष के प्रतीक हैं, इनको हम ऐसे यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इनको सहेज करके रखेंगे। आप इन लोगों से टक्कर लोगे, नहीं ले पाओगे। वो एक्सट्रीम लेवल के बंदे हैं। और मैं तो इस बात से आशान्वित हुआ हूँ सौरभ भाई। मेरे को ये लगा करता है कई बार, जैसे आदमी है ना नैराश्य में चला जाता है, हताश हो जाता है, कुछ नहीं होना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। और हो भी ऐसे रहा। पैसे वाला आदमी तो इस देश को छोड़ के बाहर जाने लग रहा है। हर पैसे वाले का बच्चा विदेश में पढ़ने लग रहा है। दुनिया अगर ठीक ठाक धनाढ़ संपन्न व्यक्ति हैं, मैं मेरे गाँव के केस आपको बता दूंगा, विदेश में चले गए, आना ही नहीं चाहते वापस। साल 1.5-2 साल में आते हैं तो बस इतना ही कि उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको मैनेज करना है, उसका अगर खेती की ज़मीन है तो उसका जो बनता है ना बाधा बनता है, वो लेने आए हैं, जो बाटे पे दे रखी है। या अगर शहर में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी तो उसका किराया विराया या कोई मेंटेनेंस अगर घर में हवेली पर उसका करवाने के लिए आ गए, अदरवाइज वापस। तो यहाँ इस देश से हर आदमी भाग जाना चाहता है। क्यों भाग जाना चाहता है?
यहाँ 2 पैसे जो 2 आदमी ठीक ठाक कमा ले उससे फिरौती मांगी जाती है। जी आपके रोहतक शहर में कितने लोगों से फिरौती मांग रहा कि आपसे छुपा नहीं होगा। बिल्कुल आप तो मीडिया के आदमी हो। जी अपने होली हार्ट हॉस्पिटल के जो आदित्य बत्रा पिछले दिनों एक्सपायर हुए, इसको आप चाहे कुछ भी कहना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो उनको श्रद्धांजलि उनके प्रति शब्द अपने प्रकट कर रहे थे। मतलब सैकड़ों नहीं, मैंने कई हजारों लोगों को देखा जिन्होंने अपने संवेदना संदेश उनके लिए जारी कर रखे थे। जी लेकिन जब आदित्य बत्रा से फिरौती मांगी गई थी तब उनके साथ कौन खड़ा था? कोई नहीं खड़ा था। बिल्कुल। यहां आदमी 2 पैसे ठीक ठाक कमा लो उससे फिरौती मांग ली जाती है। बड़े बड़े सिंडिकेट काम कर रहे हैं। सेकंड, रोड पे आप चलो, बुरा हाल है। 2 बूंद आते ही पानी भर के खड़ा हो जाता है। 3 दिन पहले की बात है, बूंदाबांदी हो रही थी। मैं छोटराम चौक से अपना उस तरफ बड़े बाजार की तरफ जाने लग रहा था। इतना भयंकर, ये मतलब ये मान लो कि जैसे रोड के ऊपर बाढ़ नहीं, जैसे भयंकर उफान जिसको कहते हैं ना, पानी आ रखा। स्कूटी अगर लेके कोई लेडी अगर मार्केट में शहर में गई है ना, वो निकल के आ ही नहीं सकती। साफ हवा नहीं है, नदियां साफ नहीं है, करप्शन है। आप किसी महकमे में चले जाओ, बिना पैसा दिए कोई आपका काम नहीं होता है। आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आप किसी को ईमानदारी से किसी को सेल करने लग रहे हो, तहसील में बिना पैसे लिए आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। बताओ इसमें आपने क्या कमा लिया, क्या खा लिया? अच्छा, कहने का भाव पता क्या है कि जो मैं बात कर रहा था कि ओवरऑल इन सारी चीज़ों को देख के कई बार आदमी हताश हो जाता है कि यार इस देश से उम्मीद नहीं है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद अगर मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे को अब उम्मीद जगी है कि नहीं, जितनी बुराई है उस बुराई के साथ उतनी ही जागरूकता, उतनी मुखालफत, उतना ही मतलब कि अच्छी चीज़ें भी होने लग रही हैं। युवा समझता है इन सारी चीज़ों को और वो इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला, और इस बात की संभावना है कि भविष्य हमारे देश का बेहतर हो। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, प्रदर्शन करने का हक है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन बावजूद उसके कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है ताकि वो जंतर मंतर ना पहुंचे। बस ये वही तानाशाही है। जब किसान दिल्ली में जा रहे थे तो रोड के ऊपर कील गाड़ दी गई। अब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डंडों में कील गाड़ रखी, आपने देखी होगी। और लेकिन जब पहलगाम में आकर के आतंकवादी मतलब दूसरे देश से आके उनको मार भी दिया हमारे लोगों को और भाग भी गए। चलो जब वो आए बता के नहीं आए थे, हम उनको नहीं पकड़ पाए, लेकिन जब उन्होंने सारी चीजें कर दी फिर तो हमें पता लग गया जी। हम आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में क्या उनको ट्रैक नहीं कर सकते थे? गुजरात की पोर्ट के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला की खेप मिली, आज तक यही नहीं ट्रैक कर पाए वो खेप थी किसकी। 5 रुपए का पेन गुम हो जाता है, आदमी को तकलीफ होती है और पता चल जाता है कि ये भाई किसका पेन था या उसको मालिक तक पहुंचा भी दिया जाता है। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप किसकी थी आज तक पता ही नहीं इस देश में। अब आप अनुमान लगा के दिखाओ कि कोई 100-200 लाख 2 लाख रुपए की बात नहीं, हजारों करोड़ रुपए ऐसी लावारिस या बिना किसी पुख्ता इंतजाम के या श्योरिटी के कोई अपनी खेप ऐसे ही पहुंचा देगा? क्या पूरा का पूरा सिंडिकेट काम नहीं कर रहा होगा? क्या पूरे के पूरे तालमेल नहीं होंगे? कोई जांच हुई? वो हजारों करोड़ का ड्रग्स अगर हमारे देश में आता है, अब भी आने लग रहा है कहीं ना कहीं से, वो तो कोई रोहतक में पिछले 2 दिन में भी 3 करोड़ से ज्यादा का जो है गांजा आपका कोकेन वगैरह पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा तो जाएगा ही क्योंकि रूटीन में सप्लाई होने लग रहा है, आज भी होने लग रहा है। वो कभी कभी पकड़ा जाता है, मोस्टली नहीं पकड़ा जाता। पूरे के पूरे सिंडिकेट काम करते हैं, हर महकमे के साथ तालमेल, हर महकमे के साथ संबंध है। तो बात ये है कि सरकारों की मंशा नहीं होती उस पर काम करने की, उसके बैकेंड से जाके उसको उजागर करने की, उस पर रोकथाम लगाने की, सब उसमें शामिल हैं। अच्छा,
आप सीजेपी को समर्थन करते हैं? सीजेपी की नहीं, अगर बीजेपी भी कोई अच्छी बात करेगी तो हम बीजेपी को भी समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस की भी कोई अच्छी बात है या अच्छी मांग, अच्छी डिमांड है या अच्छी पहल है तो उसका भी समर्थन होएगा। अगर देश में गलत होने लग रहा है और वो संविधान के मुताबिक, अपने राइट के मुताबिक वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत है ही नहीं। और उसमें ऐसी कोई शंका या संशय हम रख ही नहीं सकते कि या भाई सोचने की बात ही नहीं कि भाई हम उसको सीजेपी को समर्थन करें या ना करें। बनता ही ये करना, अच्छा, हर आदमी का, हर नागरिक का बनता है कि देश में अगर किसी की मांग जायज़ है ना, तो वो चाहे असम का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो धानक हो, चाहे चमार हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसकी डिमांड जायज़ है तो हमें समर्थन करना चाहिए। अच्छा, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो दिल्ली जाएं या फिर अपने अपने जिले में शांतिपूर्वक जो है अपनी आवाज? जो दिल्ली जा सके दिल्ली जाए, शांति प्रिय ढंग से, जिसकी अनुमति हमारा संविधान हमें देता है उस शांति प्रिय ढंग से अपनी आवाज़ उठाओ। और जो दिल्ली नहीं जा सकते वो वर्चुअली सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाओ, अपना ओपिनियन शेयर करो, सरकारों को कोसो, सरकारों को ट्रोल करो, अपने लोकल नेताओं को ट्रोल करो, जो गलत के साथ खड़े उनको ट्रोल करो। जितनी भूमिका जो कोई भी अदा कर सकता है अपने देश को बेहतरीन बनाने के लिए वो चीज़ें करो। अगर देश का एसपी, हर मतलब जिले का डीसी, जज सब भ्रष्ट हो जाएं, सब पैसा लेकर के जजमेंट बदल दें, कोई पेपर बदल दे, कोई पेपर आउट कर दे, मतलब अगर ये तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे तो आपको अगर इस देश में रहना है तो इसको सिस्टम को मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? हमारी ही तो बनती है। बिल्कुल। अगर सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है तो आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? मुद्दा तो अकेला ही कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मतलब फेयर होकर के, जिम्मेवारी मान करके अपना काम करें, हर लेवल पे, हर स्तर पे। उसमें आपका मैं ये नहीं कि अभी ताज़ा मामला पेपर लीक का है, पेपर लीक के अलावा भी पर्यावरण प्रदूषण का, अभी 2 महीने बाद, अभी तो बारिश का सीजन है, बारिश के बाद जब थोड़ी थोड़ी सर्दी आएगी दिवाली के आसपास, तो अपनी एनसीआर का क्या हाल होगा आप से छुपा नहीं है। हर साल होता है और पिछले कितने टाइम से होने लग रहा है, पिछले 10 साल से ये मतलब कि पैटर्न बना हुआ है। बिल्कुल। और अब तो 8 महीने तो कोई बोलता नहीं, और उस दौरान देखना कितना हंगामा मचेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उस पर अब कोई काम नहीं हो रहा। जितनी हमारी नदियां हैं, जितने हमारे पहाड़ हैं, जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब का संरक्षण हो, उनकी लूट ना हो। जितना हमारा सरकारी पैसा खर्च होने लग रहा है देश के विकास पे, कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई लापरवाही ना हो, उसमें जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके प्रॉपर उसकी जिम्मेवारियां तय हो। अगर मैं मकडौली से आया हूँ और मैं मकडौली रोड है, उस मकडौली रोड को मेंटेन करने की देखभाल के लिए स्पेशल महकमा है पीडब्ल्यूडी, उसमें जेई एसडीओ सब की ड्यूटी है। तो वहाँ जिस जेई की ड्यूटी है वो ये ड्यूटी तय हो कि उस रोड पे गड्ढा ना हो। और मैं ये डिमांड तब कर रहा हूँ जब मैं इस देश को टैक्स देने लग रहा हूँ। अगर मैं स्टूडियो तक आया हूँ तब भी मैं 50 रुपये का टैक्स दे चुका हूँ। मैं जिस गाड़ी से आया हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी तब भी टैक्स दिया, मैं हर रोज उसमें तेल डलवाता हूँ, हर रोज टैक्स देने लग रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उस रोड को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट पैसा भी देने लग रही है, पैसा खर्च भी होने लग रहा है, लेकिन रोड ठीक नहीं हो रहा। रोड क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ये जिम्मेवारी किसकी, ये कौन तय करेगा? उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? उसकी मॉनिटरिंग वो करेगा जिसकी ड्यूटी है, जो विभाग से तनख्वाह लेने लग रहा है। उसका काम बनता है कि वो महीने में कम से कम एक बार जेई जो उसकी जोन है, अपनी जोन में, उसकी जोन में जितने भी उसके रोड हैं उनकी जाके प्रॉपर निगरानी कर रहे, कहाँ क्या गड़बड़ है। अब अगर आप गांव देहात की बात आप करो
तो ग्रीन बेल्ट की जो कीकर या झाड़ियां हैं वो बारिश के दिनों में तो और भी ज़्यादा फैल कर रोड के ऊपर आ जाती हैं। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आता जाता ट्रैफिक इससे डिस्टर्ब है, या रोड जो चौड़ा था उसकी जो खूब वाइड था आने जाने के लिए, वो जगह कंजस्ट हो गई है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि प्रॉब्लम एक नहीं है। प्रॉब्लम तो जहां भी आप उंगली टेकोगे, जहां भी जिस महकमे की बात करोगे, वहां प्रॉब्लम्स की लिस्ट है लंबी की लंबी। सिस्टम ही प्रॉब्लम है। सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम लचर पचर है हमारा। तो जो आप कह रहे थे कि भाई आपका मतलब भाई क्या चाहोगे आप, तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई सब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करें, अपनी ड्यूटी को निभाएं, इस देश को बचाएं कोलैप्स होने से। और दूसरा मैं कहूँगा कि हमारा एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए, बहुत इसको ज़रूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुका है एक तरीके से, और गांव में उससे भी ज़्यादा मतलब बदतर हाल है इसके। शहर में फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, माँ बाप जागरूक होते हैं, उनको पढ़ाई की कीमत का पता भी है, उनको ये भी पता है कि आप बच्चे को किस दिशा में मतलब गाइड करें या क्या उनको पढ़ाएं। गांव में अभी इस चीज़ की कमी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वहाँ जो आधुनिक शिक्षा या जो स्मार्ट एजुकेशन है वो उससे थोड़े से अभी कटे हुए हैं, और उन माँ बाप को पता भी नहीं है। तो मतलब बहुत है ऐसा, मतलब कि जिस पे काम होने की ज़रूरत है। और यूथ, आप स्टार्टिंग में आप बात कर भी रहे थे पॉडकास्ट से पहले बैठ के, यूथ को ज़रूरत है कि उसके हाथ में जो इंटरनेट का एक्सेस है ना, ये जादू है, इसका सदुपयोग करें, इसको टाइम खराब ना करें, वाहियात कंटेंट फूड कंटेंट को देख के टाइम खराब ना करें। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, तो इतने दुनिया जान के इन्फ्लुएंसर, टीचर, पीएचडी स्कॉलर, या जिन्होंने रिसर्च कर रखी है, या अलग अलग मतलब ऐसा दुनिया जहान का इतना प्यारा और इतना शानदार कंटेंट वहाँ पे पड़ा है कि आप वहाँ से बहुत कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं। और खुद के अंदर अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है या कोई स्किल है, तो भी आप इस स्क्रीन के माध्यम से लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करो, दूसरों को भी इम्प्रूव करो और अपने आप को भी इम्प्रूव करो। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जो विचार हैं हमारे साथ साझा करें। आशा करते हैं कि आप सभी को सुमित मकड़ोली जी के जो विचार हैं पसंद आए होंगे, और इनमें से आप इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ नहीं हो तो आज अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।